अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 10 साइज एनलार्जमेंट 10-1104 पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये साइज रिडक्शन के बिल्कुल अपोजिट होगा। अब तक आपने जो पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में मेजर यूनिट ऑपरेशन एक पढ़ा है वो साइज रिडक्शन था कि किस तरीके से हम सॉलिड पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल उससे अपोजिट है। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स का जो साइज है उसको एनलार्ज किया जाता है, तो उसको हम साइज एनलार्जमेंट कहते हैं। आज के जो हमारे लेक्चर के कंटेंट्स हैं उनमें हम यूनिट ऑपरेशंस ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग के एक ओवरव्यू देखेंगे जो आप शुरू के लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्लोमरेशन के बारे में पढ़ेंगे, बल्क सॉलिड्स, various types of agglomeration products, sinter, sintering, lead and zinc sinters, इसके अलावा silica sinters, pellets and pelletizing, animal feed pellets, wooden pellets, dung cakes pellets, aluminum pellets, tin pellets, air gun pellets, plastic pellets, moldable plastic pellets, bricketing, sawdust briquettes, preparing charcoal briquettes, granules, granulation, polyethylene granules, zinc granules, urea granules versus prettles, or in the end we will see our recommended books. यूनिट ऑपरेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास दो मेजर किस्म के यूनिट ऑपरेशंस हैं जिसमें ऐसे जो ये पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी की ही किस्म है। पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हम दूसरे लफ्ज़ों में मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग के नाम से याद करते हैं। हमारे पास या तो पार्टिकल साइज चेंज होगा या आपका पार्टिकल साइज चेंज नहीं होगा। जिन पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग ऑपरेशंस में जो पार्टिकल साइज चेंज नहीं होता उनमें हमारे पास मैकेनिकल सेपरेशन और पाउडर मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग है। मैकेनिकल सेपरेशन जैसे कि फिल्टर्स, सेपरेटर्स, स्क्रीन्स, सिफ्टर्स। ये सिफ्टर्स यानी कि छाननी है जिसमें आप पार्टिकल्स को जस्ट सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने सेपरेशन सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स का जो साइज है उसको बड़ा या छोटा नहीं कर रहे। उसके मुकाबले में जो चेंज ऑफ पार्टिकल साइज है उसमें ऑलरेडी हम लोग साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से क्रशिंग और ग्राइंडिंग की मदद से साइज रिडक्शन की जाती है और आप अपने सॉलिड पार्टिकल्स का साइज छोटा करते हैं। इसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइज एनलार्जमेंट है कि हमने ये देखना है कि किस तरीके से आप अपने सॉलिड पार्टिकल्स का जो साइज है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और इसके लिए जिस तरह आप साइज रिडक्शन का प्रोसेस करने के लिए हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मोस्टली यूज कर रहे थे, साइज एनलार्जमेंट के लिए मोस्टली जो चीज़ हम यूज करेंगे उसका नाम एग्लोमरेशन है। ऑलरेडी आप लोग ये जानते हैं कि इन सारे प्रोसेसेस को ओवरलैप जो चीज़ करती है, जो चीज़ इन सारे प्रोसेसेस पर जो है जिसका कंट्रोल है या जो इन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंटरलिंक करती है, वो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ बल्क मटेरियल्स। एग्लोमरेशन क्या है? हमारे पास जो साइज एनलार्जमेंट की जाती है एग्लोमरेशन के जरिए वो यूनिट ऑपरेशंस ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग फॉर पाउडर एंड बल्क सॉलिड टेक्नोलॉजीज का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है। आप एग्लोमरेशन नॉर्मली पाउडर या बल्क सॉलिड्स के लिए करते हैं। अच्छा, अब ये बात आपने पाउडर की तो आपने सुन ली, तो ये बल्क सॉलिड्स क्या होते हैं? देखिए, आपके पास ये जितनी भी लूज ड्राई कमोडिटीज़ हैं, मसलन कैसे चीनी है, स्टार्च है, जो है मिनरल्स में सॉल्ट वगैरह हर चीज़ आ जाती है। आपके पास स्टार्च जो है वो निशास्ता है जो ये एनिमल फीड वगैरह इसके लिए बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपके पास केमिकल्स हैं, जो ड्राई केमिकल्स हैं आपके पास,
पिगमेंट्स हैं, फिलर्स हैं। फिलर्स अक्सर आप जैसे मेडिसिन होती हैं, आप देखिए मेडिसिन के अंदर एक चीज़ होती है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आप जब एक टैबलेट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि लिखा होता है 5 मिलीग्राम, या उसके ऊपर लिखा होगा 500 माइक्रोग्राम, उसकी उसकी स्ट्रेंथ है। बेसिकली वो उस जो टैबलेट का वेट नहीं होता, बल्कि वो उस टैबलेट के अंदर मौजूद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होती है उसका वो वेट होता है, और उसके बाद जो बाकी उसका जो वजन बनाया होता है वो कोई आप फिलर मटेरियल को यूज़ करते हैं। इसी तरह देखिए प्लास्टिक रेजन्स हैं, ये जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स हैं, ये सब की सब आपकी ड्राई कमोडिटीज़ हैं, ये बल्क सॉलिड्स हैं। इस तरह आपकी जो गंदम है, आपके पास जो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास, आप बाजरा है, ज्वार है, ये तमाम की तमाम आपकी बल्क सॉलिड्स हैं। बल्क सॉलिड्स क्यों अहम है? दुनिया भर के अंदर जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं उन में से ट्रांसपोर्टेशन वाली 80% जो चीज़ें हैं वो आपकी बल्क सॉलिड्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो एग्लोमरेशन है, एग्लोमरेशन के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, एग्लोमरेशन के मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स हैं, जो आप एग्लोमरेशन प्रोसेस के ज़रिए जो पार्टिकल्स का साइज एनलार्ज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसके हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। मसलन उसमें ग्रैनुअल्स हो सकते हैं, उसमें टैबलेट्स हो सकते हैं, उसमें जो है ब्रिकेट्स हैं, उसमें एक्सट्रूडेट्स हैं, पैलेट्स हैं, ब्रिक्स हैं या कॉम्पैक्ट्स हैं। हम फर्दर इन सब चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। इसमें एक चीज़ जो टैबलेट्स लिखी हुई है कि वही आम जो गोलियां हैं आपकी, जो हम खुदा ना खासा कोई बीमार हो जाता है तो आपको जो है टैबलेट्स लेते हैं डॉक्टर की एडवाइस पर, तो बेसिकली वो सारी की सारी एग्लोमरेशन प्रोसेस के ज़रिए आपके पास कोई बल्क सॉलिड्स मौजूद थे, आपने उनका एग्लोमरेट बना लिया। और ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ग्रैनुअल्स, टैबलेट्स, ब्रिकेट्स, एक्सट्रूडेट्स, पैलेट्स, ब्रिक्स, कॉम्पैक्ट्स, ये सब के सब जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्लोमरेशन प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब सिंटर को देखते हैं। सिंटर हम अपने एक पिछले लेक्चर में ऑलरेडी, गालिबन लेक्चर नंबर 9 में हम सिंटर को कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम मज़ीद सिंटर के बारे में जानते हैं कि सिंटर क्या चीज़ है। देखिए, सिंटर जो है बेसिकली आपके पास कोई जो है पाउडर्ड मटेरियल है आपके पास, आप उस मटेरियल को कॉम्पैक्ट करते हैं, उसको दबाते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर। आप जब उस मटेरियल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो वो मटेरियल एक सॉलिड मैस ऑफ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे सिंटर कहते हैं। शर्त ये है कि जब आपने इस पाउडर्ड सॉलिड मटेरियल को कॉम्पैक्ट करना है अंडर हीट और प्रेशर, आपने उसको इस हद तक कॉम्पैक्ट करना है कि मेल्टिंग से पहले पहले वो पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन तक पहुंच जाए। यानी कि अगर आप उसके बाद थोड़ा सा उसको और हीटअप करें या उसको प्रेशराइज करें तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हमने उससे पहले तक इस पाउडर्ड सॉलिड मटेरियल को अंडर प्रेशर, हीट जो है उसको कॉम्पैक्ट करना है, तो हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल बनता है उसे हम सिंटर कहते हैं। अब ये जो सिंटर है हमारे पास, ये जिस प्रोसेस के जरिए बनते हैं हम उसे कहते हैं कि ये सिंटरिंग प्रोसेस है। तो सिंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंटर्स। अच्छा, जो सिंटरिंग का अमल है ये नेचुरली भी मिनरल्स डिपॉजिट्स में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जिसमें हम मेटल्स, सिरामिक्स, प्लास्टिक्स और चंद दीगर मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। उन प्रोसेसेस के अंदर हम अक्सर औकात जो है जो सिंटरिंग का अमल है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर आपके पास लेड एंड जिंक सिंटर्स हैं हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, कि ये हमारे पास लेड और जिंक के सिंटर्स आपको शो किए गए हैं किस तरीके से जब उनको हम जो है अंडर हीट एंड प्रेशर जब उसको दबाते हैं तो हमारे पास जो मटेरियल फॉर्म में आता है, वो जो सिंटर बनता है वो इस किस्म का कोई सिंटर होगा। इसी तरह हमारे पास ये देखिए
कुछ सिलिका सिंटर्स हैं आपके पास, जो सिलिका सिंटर्स हैं नेचुरली फाउंड हुए हैं हमारे पास, कि अंडर हीट सदियां गुजर गई, हीट और प्रेशर की वजह से ज़ेरे ज़मीन जो सिलिका पाउडर था मौजूद था, वो सिलिका किस तरीके से इस सिंटर्ड फॉर्म में आ गया है। ये सब हमारे पास सिलिका के सिंटर्स हैं। अच्छा, एग्लोमरेट्स की जो हमने कुछ और मिसालें देखते हैं कि पैलेट्स और पैलेटाइजिंग क्या चीज़ है। पैलेट्स बेसिकली आपके पास जो है वो स्मॉल मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, और आप जो है कोई आपके पास कोई ओरिजिनल मटेरियल अगर मौजूद है, आप उस मटेरियल को सिर्फ कंप्रेस करते हैं, लेकिन हीटिंग और प्रेशर की कंडीशन नहीं है, आप उसको कंप्रेस करके उस ओरिजिनल मटेरियल से आप जो है पैलेट्स बना सकते हैं। और ये जो पैलेट्स बनाने का अमल है, जिसमें आप किसी मटेरियल को जो है कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके उसको एक पैलेट की शेप में उसको मोल्ड कर लेते हैं, इस अमल का नाम हमारे पास पैलेटाइजिंग है। अच्छा, अब हमारे पास जो पैलेट्स होते हैं, पैलेट्स की हमारे पास बेतहाशा मुख्तलिफ किस्म की अक़साम हैं। तो आप बहुत सारे केमिकल्स, आयरन ओर, एनिमल कंपाउंड फीड, उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनके आप उनकी हैंडलिंग, प्रोसेसिंग को इजी बनाने के लिए आप उनको पैलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, ये चीज़ आपको समझनी है, जिस तरीके से हम अपने केमिकल प्रोसेसेस के अंदर बाज़ औक़ात अपना रिएक्शन इजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम साइज रिडक्शन करते थे, बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात हैंडलिंग प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, बाज़ औक़ात रिएक्शंस को इजी करने के लिए, बाज़ औक़ात आपके प्रोडक्ट्स की जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए हमें उनको एग्लोमरेट, साइज एनलार्जमेंट की प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, ताकि इन सॉलिड्स का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाए और आप उनको जो है इजीली यूज कर सकें। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास एनिमल फीड पैलेट्स हैं। ये जो हम फीड आप लेते हैं, फीड पैलेट्स की फॉर्म में इस तरीके से आपको एनिमल फीड पैलेट्स होती है। बेसिकली देखिए, अगर आपके पास जानवरों को अगर आप जो फीड डालते हैं, अगर वो पाउडर फॉर्म में, देखिए आपके पास जो केमिकल बनता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। जो इंग्रेडिएंट्स आपके मोर देन 50 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की मदद से आप जो एनिमल फीड तैयार करते हैं, वो पाउडर्ड इनिशियली पाउडर्ड फॉर्म में होती है। उसको स्पेशली इन पैलेट्स में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि जो पाउडर है उसकी हैंडलिंग डिफ़िकल्ट होगी। क्योंकि देखिए, पाउडर की अपनी एप्लीकेशन ज़रूर है, लेकिन जब आपने किसी जानवरों को इस्तेमाल करवानी है वो फीड, तो पाउडर की वजह से वो जानवर को जो है उसको खाने में मुश्किल होगी, आपको उसको मिलाने में मुश्किल होगी, आपका वेस्टेज होगा। उसके अलावा जो है उसके अंदर मिट्टी वगैरह मिल जाएगी। बड़ा मकसद है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेबिलिटी है उस एनिमल फीड की वो रिड्यूस हो जाएगी। हम एनिमल फीड को इस तरीके से पैलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है उसको प्रोडक्ट जो है वो पैलेट फॉर्म में बना लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बिल्कुल इसी तरह वुडन पैलेट्स भी होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ये कोई लकड़ी के ओरिजिनल नेचुरल नहीं है, ये आपके वुडन पैलेट्स हैं। बेसिकली ये वुडन पैलेट्स फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अब देहातों में अगर कोई आग वगैरह जलाता है तो वो जैसे सर्दियों के अंदर वो कॉटन के बाद जो उसकी जो कपास की वो छड़ियाँ जो बचती हैं उसको इस्तेमाल करके आप उसको सेव कर लेते हैं, तो आप उनको जलाकर अपना तंदूर वगैरह जला लेते हैं। लेकिन आपके पास बाहर के ममालिक में कई दफ़ा लोग जो है हीटिंग के लिए अपने पास, ऐसा भी होता है देहातों में, शहरों में रहने वाले तो लोग नहीं, लेकिन देहातों में रहने वाले लोग जो है वो जो है उनको हीटिंग के लिए कुछ सोर्स चाहिए, मे बी जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। अगर वो बारबेक्यू करना चाह रहे हैं, वो कोई रोस्टिंग करना चाह रहे हैं, या वो हीटिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए तो वो उनके पास जो है इस तरह की कॉटन से प्लांट से कोई जो है उनके पास स्टिक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती। वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस में उनके पास जो वुडन चिप्स होती हैं या लकड़ी का बुरादा होता है, उस बुरादे को कंप्रेस करके इस तरीके से वुडन पैलेट्स के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जिसको आसानी आप फिर जला सकते हैं, उसको एज अ फ्यूल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास
कुछ और एग्लोमरेट्स हैं जो है हम ये एग्लोमरेट्स की डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं, जिसके टाइप पैलेट्स हैं। एक डंग केक्स पैलेट है बेटा, इस नाम से आप लोगों ने धोखा नहीं खाना। ये है डंग केक्स, जो गोबर है आपके पास। बेसिकली देखिए, जो गोबर होता है आपके पास, जानवर का जो एक्चुअल गोबर होता है, ये पतला होगा, गीला होगा, तो आप इसको एज सच उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसके अंदर मॉइस्चर होगा, उसकी मॉइस्चर होने की वजह से उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम होगी। क्योंकि देखिए, आप इसको अगर हीटिंग सोर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो कम होगी। कम होने का मतलब ये है कि इससे अगर आपका गीला होगा, जैसे लकड़ी गीली हो तो आग नहीं लगती, तो आपके पास अगर इस गोबर को, गीला गीला गोबर यूज कर रहे हैं, उससे भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है, इस तरह थापियां बनाकर आप इनको सुखा लेते हैं। सुखाने से क्या होता है कि इनके अंदर मौजूद जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इस डंग केक की, इस थापी की जो हीटिंग वैल्यू है, जो कैलोरीफिक वैल्यू है, वो इंक्रीज कर जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू से क्या मुराद है? कैलोरीफिक वैल्यू से मुराद है कि अगर आप उसके यूनिट मास को बर्न करते हैं तो आपको कितनी हीट मिलती है। इस चीज को हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से हम लेते हैं कि कितनी कैलोरीज आपको हीट की मिली है। तो हीट का जो यूनिट है वो कैलोरी है, और जो आप ऑलरेडी उम्मीद है जानते होंगे कि आपके पास जो 1 कैलोरी है वो 4.186 जाउल्स के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम जो है उसको कैलकुलेट वगैरह करते हैं। तो ये डंग केक्स जो हैं आपके देहातों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, हुक्कों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तनूरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्दियों में वैसे आपको इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत वाइड एप्लीकेशन है डंग केक्स, और इसकी मदद से आप जो एनिमल वेस्ट है उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको ठिकाने लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास डंग केक पैलेट्स है। तो अब ये देखिए कि इसी तरह ये जो थापियों के ढेर लगे हुए हैं, स्टोर कर लिए, इजी टू स्टोर है, बड़े लाइट वेट है। ये हमारे पास डंग केक्स पैलेट्स हैं। डिफरेंट फॉर्म में आप इनको सुखा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि ये आपके पास ये एल्यूमिनियम पैलेट्स हैं। होता क्या है कि आपके पास जो एल्यूमिनियम जो और प्रोसेसिंग, जैसे आपको आज अपना हमारे पास जो एल्यूमिनियम और आपके पास जो है, अब जब आपके पास एल्यूमिनियम है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो जो प्रोडक्ट अपना बेचती हैं वो इस तरह किसी किस्म के पैलेट्स की फॉर्म में बेचती हैं, जो कि इस पैलेट्स को हैंडल करना, पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। वो पाउडर फॉर्म में एल्यूमिनियम नहीं बेचते, या बहुत बड़े बड़े उसके जो है आपको मेटल बार्स की शक्ल में नहीं बेचते। इस तरह की फॉर्म में बेचने से मकसद उसका ये होता है कि जब आपके जिस किस्म का एंड यूज़र है वो इन पैलेट्स को पिघलाकर अपने इस्तेमाल में ले आए और उस एल्यूमिनियम को कंज्यूम कर ले। तो इस तरह बहुत ज़्यादा मैटर्स को इस किस्म के पैलेट्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके आप जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपको एल्यूमिनियम पैलेट्स दिखाए हैं, इसी तरह हमारे पास बिल्कुल टिन पैलेट्स हैं। टिन पैलेट्स का भी यही इस्तेमाल है कि जो टिन जो है उसको भी बिल्कुल इसी तरह जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बेचते हैं, टिन मैन्युफैक्चरिंग जो टिन से फिर फर्दर उसके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको इस तरीके से टिन पैलेट्स फॉर्म में ग्रैनुलेट्स बनाकर क्या करेंगे कि उनके पास जब और प्रोसेसिंग से उनके पास जो टिन मिली है, उस टिन वो पाउडर फॉर्म में होगी, उस पाउडर फॉर्म को उन्होंने कॉम्पैक्ट करके उसको पिघला कर उसको इस तरीके से पैलेट की फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपके पास पैलेट आ गया। तो आप लोगों ने फ़र्क याद रखना था कि हमारे पास जो स्टिंटर्स थे, स्टिंटर्स में जो है आपके पास अंडर हीटिंग जो थी वो लाजमी थी, प्रेशर लाजमी था। इनमें ये चीज़ हीटिंग और प्रेशर लाजमी नहीं है, लेकिन आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोसेस हो सकते हैं जिनके ज़रिए आप ये पैलेट्स बना रहे हैं। छड़े आप लोगों ने देखी होंगे बेटा, आप लोग हो सकता है बचपन में शिकार वगैरह भी कर चुके हो। ये छड़े हैं, ये भी पैलेट्स की फॉर्म में है। आप लोगों ने कभी कभार सुना होगा पैलेट गन। तो पैलेट गन भी बेसिकली छड़े वाली बंदूक है, उसको ही पैलेट गन कहा जाता है। तो आपके पास ये पैलेट्स हैं, ये भी बिल्कुल हमारे पास ग्रैनुलेट्स हैं कि जिनको आपने जो आपके पास एग्लोमरेट्स हैं, सॉरी, कि जो आपके पास पैलेट की फॉर्म में हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये प्लास्टिक पैलेट्स भी हैं। प्लास्टिक को जब फैक्ट्रीज के अंदर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास वो पाउडर्ड फॉर्म में है, लेकिन पाउडर फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया है
कि पाउडर फॉर्म की बाज़ औक़ात ट्रांसपोर्टेशन बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। हम फिर डिटेल से फर्दर अपने लेक्चर में जब ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि पाउडर्स की ट्रांसपोर्टेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं, पाउडर्स की ट्रांसपोर्टेशन क्यों डिफ़िकल्ट है, हम उसको फिर डिटेल से उस वक्त भी देखेंगे। बेसिकली जो पाउडर्स होते हैं हमारे पास, वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, वो जम जाते हैं। पाउडर्स जो हैं उनके अंदर जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप उसकी पाउडर से बचने के लिए कोई आप ऐसा सॉलिड बना लेते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको उसको इस्तेमाल करना, या आपके वाइड एप्लीकेंट्स हैं। लेट्स से कि देखिए प्लास्टिक की आजकल जूतियाँ भी बन रही हैं, प्लास्टिक का फर्नीचर भी बन रहा है, प्लास्टिक के जग्स भी बन रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तन भी बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्री हैं। ये कोई सारी एक फैक्ट्री इतनी सारी चीज़ें नहीं बना रही, मुख्तलिफ फैक्ट्री हैं जो ये प्रोडक्ट्स बना रही होंगी, लेकिन आप उनके लिए रॉ मटेरियल एक जैसा दे रहे हैं। आपको जब ये आप पैलेट्स की फॉर्म में देते हैं, हर किसी की मर्जी होगी जिस तरह मर्जी पिघला कर वो मोल्ड्स के ज़रिए या कोई और अपना प्रोसेस यूज़ करके वो प्लास्टिक से अपना जो प्रोडक्ट है उस फैक्ट्री का वो बना रहे। अच्छा, फिर इसी तरह ये आपको मैंने कुछ दिखाया मजीद मोल्डेबल प्लास्टिक पैलेट्स हैं। ये जो मोल्डेबल प्लास्टिक पैलेट्स हैं, ये वो प्लास्टिक पैलेट्स हैं जिनको इजीली पिघलाकर आप मोल्ड कर सकते हैं, जिनसे आप सांचे वगैरह बना सकते हैं, जिनको आप सांचों की मदद से तो शेप दे सकते हैं। तो ये वो मोल्डेबल प्लास्टिक पैलेट्स हैं कि जिनको आप लोग जो है जो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। ये ICI जो है हमारे पास बहुत बड़ी जो है प्लास्टिक के जो है वो प्लास्टिक का दाना जो है सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जो है पूरी दुनिया में। तो इसी तरह का वो कोई जो है वो मोल्डेबल प्लास्टिक पैलेट्स जो हैं उनको वो उनकी इस फॉर्म में वो सप्लाई कर रहे होते हैं। ब्रिकेट्स क्या हैं? देखिए हमारे पास जो बेसिकली जो ब्रिकेट होता है, ये ब्रिकेट एक दो हालतें हो सकती हैं। या तो आपके पास जो कोल डस्ट है, आपके पास जो कोयले की जो राख जो कोयले की आपके पास जो मिट्टी है, या कोयला जो आपके पास टूटा फूटा आपके पास कोयला है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक, बहुत सारी दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर जो कोयला है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। देखिए पाकिस्तान में बहुत कोयला है, आप लोग सुनते हैं, बट दिस कोल इज़ ऑफ बैड क्वालिटी। हमारे पास जो बेस्ट क्वालिटी दुनिया में होती है कोल की, वो एंथ्रासाइट है। जो दुनिया में सबसे अच्छा एंथ्रासाइट कोल है वो पोलैंड और जर्मनी, इन ममालिक में है जो है। बाकी और कुछ ममालिक में भी है, लेकिन इन ममालिक में एंथ्रासाइट के बहुत अच्छे बड़े जो है ज़खायर हैं। जबकि पाकिस्तान में हमारा जो है पीट है, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, ये नेचुरली अकर कर रहा है पाकिस्तान में। क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा, वो डस्टी सा है, उसके अंदर वो जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से अगर आप उसको हीट करेंगे तो आपका जो है वो हीटिंग सही तरह नहीं होगी। तो आप इस तरह की हालतों में जो कोल का आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है, आप उसके पाउडर से एक, जैसे आप देखिए ईंट बनाते हैं, ईंट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल, मट्टी है, मट्टी का आप उसको गीली मट्टी करके उसके बाद उसको सांचे में डालकर उसको फिर आप जो है भट्टे में पका लेते हैं, तो आपका ईंट बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह आप कोयले का भी जो पाउडर है उसको कंप्रेस करके आप ब्रिकेट की फॉर्म में उसको लेके आ जाते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि कोयले की डस्ट, बल्कि और भी अगर आपके पास कोई मुख्तलिफ किस्म के कंबस्टिबल बायोमास मटेरियल हो, जैसे कि चारकोल, सॉ डस्ट, लकड़ी का बुरादा वगैरह, वुड चिप्स हैं, दरख्त जब काटते हैं तो लकड़ी के टुकड़े हैं आपके पास, पीट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लोएस्ट क्वालिटी कोल है, या कोई पेपर है आपके पास, रिसाइकल पेपर है, इन सारी चीज़ों को भी आप जो है ब्रिकेट्स की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप उसको फिर फ्यूल के तौर पर या आग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब ये जो ब्रिकेट्स बनाने का जो अमल है, जो ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम ब्रिकेटिंग कहते हैं। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन ब्रिकेट्स हैं उसके अंदर आपके पास कोल ब्रिकेट्स, चारकोल ब्रिकेट्स। देखिए जो चारकोल है ये भी कोल की किस्म है। इसमें क्या किया जाता है, लकड़ी को बेसिकली आप जलाकर उसका कोयला बनाते हैं। कभी कभार देखिए आपने अगर देग बनवाई हो, लकड़ी आप जलाते हैं तो लकड़ी जलने के बाद कोयला बच जाता है, तो वो कोयला भी जो है आप उसके तो बाज़ का जो है वो देग वाले अगर चावल हैं तो उसको दम डालने के लिए वो देग की साइडों में डाल देते हैं। तो बेसिकली ये चारकोल है। तो चारकोल के ब्रिकेट्स, पीट ब्रिकेट्स, सॉ डस्ट ब्रिकेट्स, स्ट्रॉ और हे ब्रिकेट्स। ये जो स्ट्रॉ और हे ब्रिकेट्स हैं
ये हमारे पास जो 2D टाइप है, ये 2D है, उसके भी ब्रिकेट्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं। ये देखिएगा हमारे पास जो है सॉ डस्ट के ब्रिकेट किस तरीके से कि आपने 2D को प्रेस करके उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो है आपने कोई कागज़ चढ़ा, कागज़ तो नहीं, कोई आपने उसके ऊपर और किस्म का मटेरियल चढ़ाकर आपने उसको, ये सॉ डस्ट ब्रिकेट्स भी है। अब देखिए हमारी जो 2D जा रही होती है, कभी आप लोगों ने सफ़र करें रोड पर तो 2D, आधी 2D उड़ के जा रही होती है, शहर में जो है पोल्यूशन भी फैला रही है, रोड्स भी गंदे हो रहे हैं। जबकि इस तरीके से आपकी 2D जो है बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैंडलिंग होगी और वो उसको आसानी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको और इस्तेमाल में भी लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉरी, ये जो है आपके पास जो सॉ डस्ट थी, जो हमारे पास लकड़ी का जो बुरादा है, ये लकड़ी के बुरादे की हमारे पास ये ब्रिकेट्स हैं कि जब आप जो, क्योंकि देखिए दुनिया में अगर बहुत बड़ी बड़ी इकिया अगर आपने नाम सुना हो तो एक दुनिया की बहुत बड़ी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उसके साथ साथ जब इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, जब उनकी बहुत बड़ी किस्म की वो फर्नीचर प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो लकड़ी का काम हो रहा है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा सॉ डस्ट भी जमा होगी। उस सॉ डस्ट को किस तरीके से आप ये ब्रिकेट्स की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये चारकोल ब्रिकेट्स बनाने का क्या तरीकाकार है। चारकोल ब्रिकेट्स बनाने के लिए आपके पास जो पाउडर है चारकोल का, उस पाउडर को आप इस तरीके से वाटर के अंदर मिक्स वगैरह करके आप उसको एक शेप में ले आते हैं और उस शेप को फिर आप ड्राई होने के लिए रख देते हैं, तो आपके पास चारकोल ब्रिकेट आ जाता है ड्राई फॉर्म में। इस तरह का आपको चारकोल ब्रिकेट मिल जाएगा, जिसका साइज़ भी अच्छा होगा, जिसको आप आसानी से हैंडल भी कर सकेंगे और उसको जलाने वगैरह के लिए बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास जो एग्लोमरेट्स के कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं, ग्रैनुअल्स हैं। ग्रैनुअल्स क्या होते हैं बेसिकली, हमारे पास देखिए जो ग्रैनुअल्स हैं, ये एक आपके पास अगर आपके पास कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हो जिनको किसी तरीके की मदद से कलेक्ट करके एक परमानेंट एग्रीगेट, यानी कि परमानेंट जो है आप उसको कोई प्रोडक्ट बना लें, परमानेंटली उनको इकट्ठा कर लें, जिसमें वो ओरिजिनल जो पार्टिकल्स हो उनको आइडेंटिफाई फिर भी किया जा सके, उनको ग्रैनुअल्स कहा जाता है। ये कुछ आगे एग्जांपल्स आएंगी, ये मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली जो ग्रैनुअल्स हैं, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ एग्लोमरेट। ग्रैनुअल्स में क्या किया जा रहा है, ग्रैनुअल्स में हमारे पास उसी तरह स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, हमने उनको गैदर कर लिया किसी प्रोसेस के ज़रिए कि वो एक परमानेंट हमें एग्रीगेट मिल जाए। जैसे आप देखिए, आपने अगर चौक देखा हो तो चौक क्या है, आपके पास जो लाइम है CaCO3 है, उसका पाउडर है, उस पाउडर को कंप्रेस करके आपने उसको इकट्ठा कर दिया है। लेकिन देखिए चौक को आप उसके अंदर फिर भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स उसके देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइम में चेंज नहीं हुई, वो CaCO3 है उसके अंदर, तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर मौजूद है। ये है हमारे पास ग्रैनुअल्स। जो नॉर्मली ग्रैनुअल्स होते हैं, ग्रैनुअल्स का जो साइज है टिपिकली जो आपका प्रोडक्ट ग्रैनुअल्स आप इंडस्ट्री में बनाते हैं, उनका साइज 2 to 4 mm तक होता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो बेसिकली आपके पास जो ग्रैनुलेशन का जो प्रोसेस है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ग्रैनुअल्स की फॉर्म में होते हैं। तो ग्रैनुलेशन जो है, इस वजह से जो है केमिकल इंजीनियर्स को पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर बेसिकली कोई केमिकल प्रोसेस रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आप फिजिकल ऑल्ट्रेशन करके, कुछ फिजिकली चेंजेस लाकर आप जो है अपने केमिकल्स को, जो आपका प्रोडक्ट है, उनको ग्रैनुअल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है आपके पास जो ग्रैनुलेशन का जो प्रोसेस है, उसमें बेसिकली हमारे पास जो पाउडर्स जो पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, वो उन पाउडर आप पार्टिकल्स को यूज़ करके लार्ज जो है मल्टी पार्टिकल्स, आप एक लार्ज साइज के जो है वो भी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसको आप जो है वो ग्रैनुअल्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, देखिए ये पॉलीयूरेथीन ग्रैनुअल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ये जो दाने हैं, ये पॉलीइथाइलिन हमारे पास ये जो ग्रैनुअल्स हैं, ये दाने हैं। बेसिकली क्या है कि आपके पास जो पॉलीइथाइलिन आपने जो है PE प्लास्टिक टाइप है, आपने जो है इसको जब आपने बना लिया, तो उसके बाद आपने उसको जो है कंप्रेस करके या फर्दर कोई और डिफरेंट प्रोसेसेस करके आपने उसको
ग्रैनुल्स की फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है ताकि आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें, इसको इजीली डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ कर सकें। इसी तरह ये देखिए हमारे पास ये जिंक की ग्रैनुल्स है। ये देखिए हमारे पास ये जो जिंक है, जिंक को जब इंडस्ट्रीज में सप्लाई किया जा रहा है उसके एंड यूजर के पास इस तरीके से जिंक के ग्रैनुल्स बनाकर उनको सप्लाई किया जाता है। इसी तरह हमारे पास ये देखिए कि यूरिया के ग्रैनुल्स, जो यूरिया है एज अ फर्टिलाइज़र, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये फर्टिलाइज़र है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि यूरिया को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इन जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसमें तो केमिकल इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो जो यूरिया के भी ग्रैनुल्स बनाकर, यूरिया के पाकिस्तान में प्रिल्स भी बनते हैं, ग्रैनुल्स भी बनते हैं, तो हम इनका फ़र्क अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो जो ग्रैनुल्स हैं यूरिया के, वो भी बेसिकली आपके पास जो है वो जो यूरिया ग्रैनुल्स हैं वो एक एग्लोमरेट है जिसको हम ग्रैनुल्स कहते हैं। अच्छा, अब ये देखिए हम थोड़ा सा देखते हैं, ये आप अगर इसको देखिए, ये आपके पास प्रिल्ड यूरिया है, ये आपके पास ग्रैनुलर यूरिया है। अच्छा, आप देखिए कि ये जो प्रिल्ड यूरिया आपके पास, प्रिल का मतलब क्या है कि ये आपके पास जो दाना होता है ये बिल्कुल गोल नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा जो है ये फ्लैटेंड हो सकता है, और इसके अंदर जो साइज़ है बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता इसका साइज़। इसका जो साइज़ जो है इसमें पाउडर भी होगा, लार्ज भी होंगे, लम्प्स भी होंगे, लेकिन जो ग्रैनुल्स हैं इनका जो है 2 to 4 mm इनका जो है बड़ा यूनिफॉर्म साइज़ होगा। अच्छा, अब मसला क्या आता है प्लांट्स के अंदर, ख़ास तौर पे देखिए पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र के लिए आप यूरिया को, अगर आप में से किसी का देहाती बैकग्राउंड हो या किसी ने खाद डाली हो, तो आप देखिए जब आप उसको यूरिया की खाद को जब आप जो है फसलों में इस्तेमाल करते हैं, तो जो प्रिल्स होते हैं बेसिकली, प्रिल्स क्योंकि बिल्कुल गोल नहीं होते, उसकी वजह से सफेदिसिटी उनकी कम होती है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सफेदिसिटी वो जो है प्लांट्स के सरफेस के ऊपर स्टक कर सकते हैं और प्लांट्स को वो जला सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं तो जल सकता है। जबकि बाद ये जो ग्रैनुल्स हैं बेसिकली ये प्लांट्स के पत्तों के ऊपर से स्लिप करते हैं, क्योंकि गोल हैं, तो जिस तरह बंटी अगर आप रोल करें वो रोल होते जाते हैं, वो रोल होते होते ज़मीन में आ जाते हैं। आपके प्लांट ने न्यूट्रिशन ज़मीन से लेनी है, बेसिकली जो आप फर्टिलाइज़र है वो ज़मीन में जाना चाहिए और ज़मीन से फिर वो प्लांट को अपनी न्यूट्रिशन लेनी चाहिए। अगर वो फर्टिलाइज़र डायरेक्ट अपने न्यूट्रिशन प्लांट को दे रहा है वो प्लांट आपका जल जाएगा। या आप एक्सपेरिमेंट भी इजीली घर में कर सकते हैं कि आपको छोटा सा पौधे के अंदर आप थोड़ी सी खाद डाल दें, जो कि ज़ाहिर बात है अगर आपके पास 2-3 चम्मच खाद के डाल दें, छोटा सा पौधा होगा, वो पौधा देखेंगे जल्दी मर जाएगा, पौधा बिल्कुल सड़ जाएगा। पौधा जो है वो उसकी वजह क्या है कि आपने एक्सेस न्यूट्रिएंट्स दे दिए हैं, जिसकी वजह से जिनको प्लांट को ज़रूरत नहीं थी। तो प्लांट अपने जो न्यूट्रिशंस है वो सॉइल से लेता है, तो फर्टिलाइज़र हम सॉइल की जो है वो उसकी जो न्यूट्रिशंस है उसके अंदर ऐड अप कर रहे हैं। सॉइल के अंदर जो आपके पास मिनरल्स की कमी है, सॉइल के अंदर जो आपके पास जो है नाइट्रेट्स की कोई कमी हो गई है, सॉइल के अंदर आपके पास जो है हम NPK कहते हैं, आपके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, इनकी जब इनकी कमी हो जाती है तो आपकी जो ज़मीन है, आप कहते हैं यार ये ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ नहीं है, ये ज़मीन बंजर हो गई है। बेसिकली इसलिए बंजर हो गई है कि उसके अंदर ज़मीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो गए। बेटा बिल्कुल ये कुछ आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, प्लीज़ इनको मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बेटा अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं आप मुझे asim.ali@kfueit.edu.pk या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो है लाइव सेशन, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे लाइव सेशन रेगुलरली हो रहे हैं आपके लेक्चर के टाइम टेबल के मुताबिक। तो आप बेटा उस लाइव सेशन के अंदर भी मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।